भगवान बुद्ध जिन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की थी बोध गया में, और ज्ञान की प्राप्ति करने के बाद में वो सबसे पहले जहाँ गए थे, जहाँ अपना प्रवचन दिया था, आज हमारी पलटन वहीं पर जा रही है। बनारसी साड़ी मुझे लगता है कि शायद ऐसी कोई महिला नहीं होगी जिसे पसंद ना हो और जिसके पास ना हो, लेकिन वो बनारसी साड़ी बनती कैसे है वो देखिए आप। तो आप भी हमारे साथ बने रहिए और पूरा व्लॉग देखिए, एंड तक देखिए। हम आपको ऐसी ऐसी चीजें दिखाएंगे, मतलब जो देखने के बाद में आपको भी लगेगा कि वाकई में एक बार सारनाथ तो जरूर जाना चाहिए। तो चलिए इस पूरे व्लॉग में आपको सारनाथ घुमाते हैं। तो अभी हम पहुंच गए हैं सारनाथ, जिसे हमें वाराणसी शहर से यहाँ पर आने में हमें लगभग 20 से 25 मिनट लगे। 10 किलोमीटर दूर है सिर्फ। तो अभी हमने यहाँ पर एक भैया को अपने साथ रखा है जो हमारे लिए गाइड का काम करेंगे। ये भैया है, सत्यनारायण इनका नाम है, और ये बताएंगे हम कहाँ पर हैं और क्या है यहाँ की विशेषता जो भी है वो ये बताएंगे। भैया कहाँ पर है अभी? आप लोग सारनाथ में आए। इसका नाम सारनाथ है। सार मतलब उपदेश देना, नाथ का मतलब होता है गॉड माने भगवान। गौतम बुद्ध जी ने अपने 5 शिष्य को पहला उपदेश दिया इस स्थल पे, इसलिए इसका नाम पड़ा सारनाथ। पहले इसका नाम था ऋषि पतन मृग का। जी, ये सारनाथ का मेन टेम्पल है। ये श्रीलंकन टेम्पल, श्रीलंका जी। इसको बनवाने वाले हैं श्रीलंका के राजा अनागारिका धर्मपाल जी 1931। तो ये सारनाथ का मेन टेम्पल है जो कि श्रीलंका के राजा ने बनाया था। और मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये गौतम बुद्धा की सोने से बनी हुई प्रतिमा है। ये पूरी गोल्ड से बनी हुई है और पूरा ये जो नीचे दिख रहा है वो पूरा क्रिस्टल का है। जो ये मेन मंदिर है, अभी हम यहाँ पर पहुँचे हुए हैं सारनाथ के मेन मंदिर में। क्यूटी को बहुत मजा आ रहा है धर्मचक्र को घुमाने में। तो टेम्पल के जस्ट बगल में वो ट्री है जो बोध गया में जो ट्री है, बोधि ट्री जिसे कहते हैं, उसी की ब्रांच लेकर यहाँ पर लगाई गई थी। वो सामने देखिए गौतम बुद्धा का ट्री है, बोधि ट्री है। इसकी क्या है विशेषता है, क्या है, सब कुछ क्या है वो हमें ये भैया बताएंगे। भैया जरा थोड़ा बताइए हमारे दर्शकों को। तो बोध गया बिहार में, जिसके नीचे गौतम बुद्ध जी को ज्ञान प्राप्त हुआ था। वहाँ से एक कलम करके अशोक सम्राट के बेटा और बेटी महेंद्र और संघमित्रा ले गए श्रीलंका अनुरुद्धपुरम पड़ता उस स्थल पे लगाए। वहाँ से अनागारिका धर्मपाल जी जो श्रीलंका के राजा थे जब बौद्ध धर्म अपनाए, 1931 में इस टेम्पल को बनवाए। 1932 में एक कलम करके लाकर श्रीलंका से यहाँ पे लगाए। मतलब एक बोधि ट्री की एक सैपलिंग लाकर, एक ब्रांच लाकर वो यहाँ पर लगाया गया। तो ये वही बोधि ट्री है। भगवान बुद्ध के उपदेश की कितना महत्व है, कितनी इम्पोर्टेंस है, ये हम बचपन से अपने बुक्स में पढ़ते आ रहे हैं। और जो ये यहाँ पर अभी जो भगवान बुद्ध है, भगवान बुद्ध जो है वो अपने शिष्यों को यहाँ पर उपदेश दे रहे हैं। यहाँ पर उन्होंने उपदेश नहीं दिया था, उपदेश उन्होंने स्तूप के पास में दिया था, लेकिन उसकी रेप्लिका यहाँ पर बनाई गई है कल्पना करके कि शायद इसी तरीके से उनके शिष्य बैठे होंगे और इसी तरीके से भगवान अपना उपदेश उन्हें दे रहे होंगे। जो ज्ञान की प्राप्ति भगवान को हुई थी उसका कुछ अंश अपने शिष्यों को दे रहे होंगे। ऐसी रेप्लिका यहाँ पर बनाई गई है। इसे कहते हैं धर्म चक्र परिवर्तन। तो अभी हम आ गए धर्म चक्र के पास में। शायद आपने किताबों में बहुत पढ़ा होगा धर्म चक्र के बारे में। तो इसको इस तरीके से घुमाया जाता है और उसके साथ बोला जाता है बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, और एक और है वो मुझे सही से याद नहीं है इसलिए मैं नहीं बोलूँगी। बताते हैं कि इस चक्र को घुमाते हुए पूरे चक्र लगे हुए धर्म चक्र, उसे परिक्रमा की जाती है। इससे आपका माना जाता है कि हाँ आपको मन को शांति मिली है, आप जिस काम के लिए आए हैं वो आपका काम पूरा हो जाएगा। तो क्यूटी को बहुत मजा आ रहा है धर्म चक्र को घुमाने में। हाँ कहाँ जाना, हम देखो कहाँ पर आए हैं। देखो ये मेन सारनाथ है जहाँ पर हम आए ना, ये मेन सारनाथ है। अब यहाँ से हम स्तूप देखने चलेंगे, ठीक है। कौन सा स्तूप होगा वो? धर्मेक स्तूप। अब हम धर्मेक स्तूप देखने जा रहे हैं जो कि सारनाथ की शान है। तो अभी जो आप ये मेरे पीछे देख रहे हो ये अशोक स्तंभ है।
अब आप सोचोगे कि यहाँ पर तो कुछ नजर ही नहीं आ रहा, वो 4 शेरों वाले मुंह वाला तो कुछ नजर ही नहीं आ रहा। तो मैं आपको बता दूं, सम्राट अशोक ने यहीं पर बनाए थे वो, लेकिन किसी मुगल शासक ने उसे तोड़ दिए थे। उसके बाद में क्या कहते हैं, भारत सरकार की तरफ से इन सबको ना म्यूजियम में फिलहाल रखा गया है। जो ओरिजिनल है वो म्यूजियम में रखा गया, लेकिन बनाए यहीं पर गए थे। तो अशोक स्तंभ वो है जो हमारे भारत देश के हर नोटों पर भी नज़र आता है, किसी भी गैजेटेड मोहर पर नज़र आता है। एक तरीके से कह लीजिए कि भारत राज्य का, भारत सरकार का, भारत देश का वो प्रतीक है, चिन्ह है, हमारी पहचान है। उसका ओरिजिनल यहीं पर बना था। और जो ये मेरे पीछे आपको ये जो सब दिखाई दे रहे हैं ना, ये सब है ना आर्कियोलॉजी की जो खुदाई होती है उसके अंदर मिले थे। और इनकी खास बात ये है कि सम्राट अशोक के दौर के हैं ये सब। ये आप पूरा पीछे देखिए, जिस जमीन की खुदाई की गई आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट ने, तो ये सब वहां से निकले थे। मतलब आप देख लीजिए, मतलब सम्राट अशोक के टाइम पे कैसा क्या होता था, कैसे ये बनते थे। पत्थर है ये सब, ये पत्थरों से बने हुए हैं, लाल पत्थर है, उन्हीं से बने हुए हैं। देखने में बेहद खूबसूरत लग रहा है सच में। ये देखो भारी कितना है, इसको उठाओ। ये पत्थर तो बहुत भारी है, ये पत्थर काफी भारी है, पर ये पत्थर इस पत्थर के मुकाबले में 0% है, क्योंकि ये इतना भारी पत्थर है। इसको उठाने में मतलब इसको क्रेन उठाकर यहाँ पर रख के गई थी। सोचो कितना भारी होगा। जो आपको मेरे पीछे दिख रहा है वो धमेक स्तूप है। यहीं पर भगवान बुद्ध ने सबसे पहले अपने 5 शिष्यों को शिक्षा दी थी, उनके सामने उपदेश दिया था, जिसकी रेप्लिका हमने आपको आगे दिखाई थी पिछले मंदिर में। तो ये वही जगह पर है। फिर इसको सम्राट अशोक ने बनाया इस जगह को। ये पूरी थिक है, ये एकदम मोटाई में है ये पूरी जगह ना। इसके अंदर ना कोई विंडो है, ना कोई दरवाज़ा है, कुछ भी नहीं है। 10 साल में एक बार इसकी सफाई होती है और साल में एक बार ये खुलता है, बस कार्तिक पूर्णिमा के दिन। तो किताबों में जो पढ़ा है, इतिहास में जो दर्ज है, उसके मुताबिक ये है कि कलिंग युद्ध के बाद में जब सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया, जब उन्होंने युद्ध के बाद में जो लाशों के ढेर देखे, उसके बाद में उनका हृदय परिवर्तन हो गया। उन्होंने फिर बौद्ध धर्म को अपना लिया और उसके बाद में उन्होंने ये बनाया, इसे कहते हैं धमेक स्तूप। धमेक स्तूप को हम बिल्कुल पास से देखने वाले हैं। ये देखिए बिल्कुल मेरे जस्ट सामने। इसकी हाइट 103 फीट है इसकी हाइट, और जो पूरा जो राउंड में है वो 93 फीट है। ये स्तूप का डिज़ाइन बहुत सुंदर है। ये मौर्य आर्किटेक्चर है। सम्राट अशोक मौर्य शासक थे और उन्होंने अपने आर्किटेक्चर के ज़रिए अपने जो उनके ज़माने की जो भी मैसेज थे, जो भी लैंग्वेज थी, और उन सबको पीढ़ियों तक को पहुंचाने के लिए ये सब बनाया है। अब ये हमें ज़्यादा समझ में तो नहीं आ रहे हैं, फूल पत्ती जैसी डिज़ाइन लग रही है, पत्थरों से और मिट्टी से बने हुए हैं, लेकिन उन्होंने कुछ तो है ऐसा मैसेज जो उन्होंने अपनी पीढ़ियों को देना चाहा होगा, और उसका नज़ारा ये है। तो अब हम सारनाथ के जो आर्कियोलॉजिक म्यूज़ियम है वो वहाँ पर हम आ गए हैं। ये सारनाथ का फेमस म्यूज़ियम है और यहीं पर इसकी खास बात ये है कि यहीं पर ओरिजिनल वाला जो अशोक स्तंभ है वो यहीं पर रखा गया है। जो हमने आपको दिखाया था वहाँ पे से तोड़ दिया था मुगल शासकों ने, तो उसका जो ओरिजिनल पार्ट है वो यहीं पर रखा हुआ है, अशोक स्तंभ। तो अब इसके अंदर हम जाते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर कैमरे अलाउ नहीं है, तो मैं अंदर का आपको दिखा नहीं पाऊंगी, लेकिन जो मैं देख के आऊंगी मैं वो पूरा डिस्क्राइब करूंगी। तो अब हम हैं सारनाथ के उस म्यूजियम के अंदर जिसमें अशोक स्तंभ रखा गया है, वो भी ओरिजिनल वाला। यहाँ पर भी कैमरा और फोन अलाउड नहीं है, इसीलिए कुछ इस तरह से आपको अशोक स्तंभ दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। देख लीजिए आप भी, यही वो अशोक स्तंभ है जिसे भारत का राष्ट्रीय निशान कहा जाता है, जिसमें 4 मुंह वाला शेर भी है। सम्राट अशोक ने इसे बनाया था और अब इस म्यूजियम में संरक्षित किया गया है। इस म्यूजियम के अंदर वैसे तो उस दौर के और भी बहुत सारे सामान हैं, लेकिन अशोक स्तंभ सबसे खास है, जो कि हर किसी की रोम रोम खड़े कर देने वाला है। तो म्यूजियम हमने देख लिया और आपको भी दिखा दिया, कोशिश की मतलब दिखाने की कि अंदर म्यूजियम में क्या है, अशोक स्तंभ ओरिजिनल में कैसा दिखता है, वो हमने आपको कोशिश की दिखाने की। सीक्रेटली 1-2 फोटो, कुछ सेकंड का वीडियो हमें अवेलेबल हो पाया, तो वो हमने आप लोगों के लिए करवाया स्पेशली। तो बाकी सारनाथ में देख लीजिए, अभी भी मेरे पीछे वो स्तूप आपको अभी भी दिख रहा होगा,
तो साड़ियों में जो सबसे ज़्यादा पसंद की जाती है वो बनारसी साड़ी होती है। बनारसी साड़ी मुझे लगता है कि शायद ऐसी कोई महिला नहीं होगी जिसे पसंद ना हो और जिसके पास ना हो। लेकिन वो बनारसी साड़ी बनती कैसे है वो देखिए आप यहाँ पे। पूरा ये हैंडलूम है, ये पूरा हाथ से बन रही है। एक एक धागा ये हाथ से लगा रहे हैं यहाँ पर अपनी मशीन में। इसमें कोई इलेक्ट्रिकल सिस्टम नहीं है, ये पूरा हाथ से और पैर से चल रही है इनकी मशीन जो है। ये यहाँ पर इनका डिज़ाइन का कार्ड है, कौन सी साड़ी में कैसी डिजाइन जाएगी, क्या जाएगा, वो सारा इस कार्ड के जरिए आता है। और एक एक धागा इसमें लगाया जाता है। एक इस बल्ब के अलावा इस पूरे सिस्टम में कोई भी इलेक्ट्रिकल कुछ नहीं है, सब हाथ और पैर से बनाया जा रहा है। तो कितना मेहनत का काम है बनारसी साड़ी बनाना। अब ये लोग बनाते हैं यहाँ पे, पूरी बुनकर सोसाइटी है, ये बनाते हैं और फिर उनको दुकानों पर मारवाड़ी जो भी बिजनेसमैन होते हैं वो अपना टैग लोगो लगाकर महंगे महंगे दामों में बेचते हैं। लेकिन बनती ऐसी है ये साड़ियाँ। साड़ी कैसे बनती है वो तो देख लिया आपने। अब पूरी साड़ी जब तैयार हो जाती है, एक एक धागा एक एक सब कुछ लगा के वो साड़ी ऐसी होती है पूरी इस तरीके से बनारसी साड़ी। तो आपने पूरी प्रोसेस देखी, मैंने तो फर्स्ट टाइम देखी है प्रोसेस की कैसे बनती है इसका एक एक धागा। तभी तो बनारसी साड़ियाँ इतनी महंगी होती है, उसके पीछे इतनी मेहनत लगी होती है। तो कैसा लगा आपको सारनाथ, बुद्ध की धरती आपको कैसी लगी आप ज़रूर हमें बताना। और अब मैं अपने इस ब्लॉग का, सारनाथ वाले इस ब्लॉग का मैं यहीं पर एंड कर रही हूँ। आपको अगर हमारा ये वीडियो पसंद आए, ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। टिल देन बाय। अब नेक्स्ट ब्लॉग में नेक्स्ट कुछ नया और कुछ अच्छा